लेट्स सी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी के परिवार में। मैं हूं रवि चौधरी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बीज। आप सभी जानते हैं हम 2025 में आप सभी के सपने जो आप सभी ने सपना देखा है 2025 में भारतीय सेना में जो जाने का, उसी सपने को पूरा करने का इसी बेच के माध्यम से हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जिस रिटर्न परीक्षा का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जून का जो सेकेंड वीक होगा, ये तो फर्स्ट वीक चल रहा है, इसके सेकेंड वीक में आप सभी के एडमिट कार्ड आप सभी को आर्मी के साइट पर देखने को मिलेंगे। और सेना भर्ती ने डिक्लेयर किया है आज के पेपर में कि लगभग 27-28 जून के लगभग में जो है जीडी वालों का पहला पेपर के साथ में भारतीय सेना की समस्त भर्ती परीक्षाएं प्रारंभ होगी। चलिए अब बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को जवाब देना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। पहला सवाल और सुंदर सुशील सा सवाल कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, क्या भारत का राष्ट्रपति करेगा। हम लोग भारत के राष्ट्रपति को हमने किसी प्रकार से यहाँ पर नहीं पढ़ा है। उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश करेगा तो हम बोलते हैं नहीं, ये भी यहाँ पर नहीं। जो करेगा, क्या दल का अध्यक्ष करेगा, मतलब वो जिस पार्टी से है, क्या वह व्यक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो जवाब होगा नहीं, बल्कि राज्यपाल। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 पर हम लोग जाएंगे। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, जब हम लोग राज्य की बात करेंगे, हम सेंट्रल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग राज्य की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं जो किसी राज्य का राज्यपाल होगा, जो किसी राज्य का राज्यपाल होगा, वह मुख्यमंत्री की क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर हमें जो करता है, ये हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी इसके द्वारा किया गया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री, मैं यहाँ पर बात करूंगा, अगर मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे, अगर मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भी वह अपना त्यागपत्र किस व्यक्ति को देगा, तो भी अपना त्यागपत्र वह राज्यपाल को देगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल ही दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राज्यपाल ही दिलाएगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो मुख्यमंत्री होगा, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर चर्चा हुई है तो मुख्यमंत्री के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो यहाँ पर नियुक्ति की अभी हाल ही में बात हुई है कि नियुक्ति कौन करेगा, तो अभी हम लोगों ने देखा राज्यपाल। तीनों में आप लोगों को राज्यपाल ही यहाँ पर टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर इस बिहाफ पर हम लोग जाएंगे कि सवाल नंबर 3 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेहद सुंदर सा सवाल है और बेहद अच्छा सवाल है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की कितने वर्ष की आयु पदभार रहते हैं। मैक्सिमम आपको एज बताना है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनते हैं। 65 साल, 60 साल, 62 साल या 58 साल। तो आप सभी जानते हैं 65 साल इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसके लिए मैक्सिमम एज कितनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो मैक्सिमम एज हम सभी जानते हैं कि 65 साल। कितने साल है, 65 साल। और यदि कोई हाई कोर्ट है, तो यदि कोई हाई कोर्ट का यदि मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है तो मैक्सिमम एज कितना चाहिए, 62 साल। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अगर हम यहाँ पर राज्यसभा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, तो 30 साल में हमें न्यूनतम चाहिए। यहाँ पर मैं सबकी न्यूनतम लिखूंगा, मैक्सिमम नहीं लिखूंगा। अगर हमें लोकसभा का अध्यक्ष हमें लोकसभा का सदस्य बनना है, मतलब सांसद बनना है, तो यहाँ पर 25 साल चाहिए, क्योंकि सांसद बनता है वही प्रधानमंत्री भी होता है। तो प्रधानमंत्री के लिए उम्र कितनी चाहिए, हमें जो 25 साल चाहिए। हमें विधानसभा, जो हमारी विधानसभा लगती है, तो विधानसभा के लिए भी कितने साल चाहिए, तो हमें 25 साल चाहिए, यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अगर पूछेगा विधान परिषद के लिए हमें कितना चाहिए, तो यहाँ पर 30 साल चाहिए। अगर हमें सरपंचगिरी करना है, सरपंच बनना है, तो कितने साल चाहिए, 21 साल चाहिए। अगर हमें
नगर जो पालिका नगर निगम का यदि हमें सदस्य यानी कुल मिलाकर पार्षद बनना है तो भी उम्र कितनी चाहिए, 21 साल तो हमें न्यूनतम चाहिए। और यहाँ पर यदि आप लोगों से पूछेगा कि यदि राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो 35 वर्ष यहाँ पर चाहिए। अगर हमें उपराष्ट्रपति यहाँ पर बनना है, क्या बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो हमें 35 वर्ष फिर यहाँ पर चाहिए। अगर हम लोगों को राज्यपाल बनना है, क्या बनना है, राज्यपाल बनना है, तो भी हमें 35 वर्ष यहाँ पर चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ये जो सारी बातें मैंने आपको लिखाई, यह सभी न्यूनतम आयु वाले व्यक्ति हैं, मतलब इनके लिए आप लोगों को क्या क्या न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है वो सारे व्यक्ति यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन इन दोनों की केवल मैंने आप लोगों को मैक्सिमम लिखा है, क्योंकि न्यूनतम का क्राइटेरिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यदि सदस्य बनते हैं, यदि जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वर्तमान में जो खन्ना साहब है, तो कितने मैक्सिमम तक बनते हैं, बस ये 65 है सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में कितना है, 62 है। न्यूनतम के लिए कोई जगह नहीं है, संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि न्यूनतम वाला व्यक्ति, अगर आप चाहो तो 25 साल में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनते हो, बट वो योग्यता वरिष्ठता के आधार पर चुनने की प्रक्रिया है, तो ना मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा देखने को मिलता है। लगभग आप 55 की एज पार कर ले तो तब कुछ भरोसा रहता है कि अब हम लोग यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर लिखिएगा। अब सवाल नंबर हम लोग 3 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 3 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सी मिट्टी यहाँ पर हम लोगों को जैव पदार्थों से, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जो पदार्थों से भरपूर होती है, यहाँ पर भरपूर होती है। अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, भरपूर होती है यहाँ पर, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो जो लेटरलाइट मिट्टी होती है यह भरपूर होती है। लेकिन इस सवाल थोड़ा सा, माफी चाहूंगा, सवाल थोड़ा सा गलत बना दिया गया है। इसमें है ना, अक्सर जलोढ़ मिट्टी की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो वो होती है, फिर काली मिट्टी की हम लोग बात करते हैं, लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं, लाल पीली मिट्टी की हम लोग बात करते हैं। तो सही सवाल इसमें से नहीं है, तो ये सवाल आप मेरे इस अकॉर्डिंग तो गलत ही कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 4 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था, तो 1979 में इन्हें भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसको रखूंगा, आ सकता है, याद रखिएगा। देखो भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है, गुजरात का, कहाँ का है, गुजरात का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कालबेलिया कहाँ का है, सॉरी भांगड़ा गुजरात का नहीं होगा, माफी चाहेंगे आप लोगों से, ये थोड़ा सा रफ कर दो। देखो भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का, पंजाब का हमें भांगड़ा देखने को मिलेगा। कालबेलिया कहाँ का होगा, तो कालबेलिया आप सभी जानते हैं राजस्थान, कहाँ का देखने को मिलेगा, राजस्थान का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नौटंकी, नौटंकी कहाँ का देखने को मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश, कहाँ का देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का हम लोगों को यहाँ पर नौटंकी देखने को मिलता है। जात्रा कहाँ का देखने को मिलेगा, तो जात्रा हमें देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल का, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का जो है हमें जात्रा यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अब उसने पूछा है कि यूनेस्को प्राप्त इसमें से कौन सा है, तो ये जो कालबेलिया नृत्य है ये यूनेस्को प्राप्त वर्तमान में भारत में लोक नृत्य है। हम सभी शास्त्रीय नृत्य पर तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के बाद भी अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो उसको जवाब दे दीजिएगा कि ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 6 पर हम लोग देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया था। इसमें मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया था। इस बार जैसा मैंने आपको कहा था कि 5 व्यक्तियों को मेजर ध्यान, 4 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले वो राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से शुरू हुआ था 1991 1992 के मध्य, 1991 और 92 के मध्य में इसी राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत होती है। मैंने कहा था कि सबसे पहले यह शतरंज के बेचाद बादशाह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। उसके बाद में फिर सचिन तेंदुलकर साहब को 1997 1997 में सचिन साहब को यहाँ पर दिया गया। मैंने आप लोगों से कहा था
उसके बाद मैंने आपको बताया था 25 लाख रुपए की यहाँ पर राशि दी जाती खेलों के क्षेत्र में। जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, हम लोग इसी पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को मानते हैं। अब रही बात इसका नाम कब चेंज जो किया गया, तो 2021 में इसका नाम परिवर्तन यहाँ पर कर दिया जाता है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसे वर्तमान में जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम पर ही जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 7 पर हम लोग जाएंगे और सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य हम सभी जानते हैं, मौलिक कर्तव्य जब हम लोग भाग 5 की बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं संघ की। हम लोग किसकी बात करते हैं, संघ की बात करते हैं। जब भाग 3 की बात करते हैं तो हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मूल कर्तव्य की बात करते हैं। जब भाग 4A की बात करते हैं, भाग 3 की जब हम लोग बात करते हैं तो भाग 3 में हमारे पास में मूल अधिकार क्या हो जाएगा, मूल अधिकार जो है यहां पर हमें देखने को मिलेगा। और भाग 4 में हमें मूल कर्तव्य क्या देखने को मिलेगा, मूल कर्तव्य जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये यही होगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी जान देंगे। और मूल कर्तव्य पहले नहीं था, फिर अब मैंने आपको लिखाया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हम लोगों ने इसको क्या किया था प्यारे बच्चों, इसको हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा था। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी समिति थी अगर पूछ लेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार जो है स्वर्ण सिंह समिति थी। इस समिति की सिफारिश पर बाद में हमने मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। कहां से लिया गया था, तो हमने USSR से हम लोगों ने लिया था, सोवियत संघ से हम लोगों ने इसको लिया था। वर्तमान में जिसे हम लोग रूस कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं, वहां से हम लोगों ने इसको लिया था। आइए सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्रिस्टी कोनेवेंट्री बनी है। ये अफ्रीकन मुल्क की, पहले 13 रह चुकी है। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, आप लोग याद रखेंगे। बाकी पीटी उषा तो ये भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है। पीटी उषा के बारे में तो आप जानते हैं, भारतीय ओलंपिक समिति की यहाँ पर यह रह चुकी है। लवलीना बोरगोहन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। मीराबाई चानू के बारे में भी आप सभी जानते हैं, भारत की है यह जो मुक्केबाजी संबंधित है। मीराबाई चानू मुक्केबाजी नहीं, ये वेट लिफ्टिंग से जो वजन उठाते हैं ना, उससे संबंधित है। बट अभी याद रखना, क्रिस्टी मैम को आप लोग याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित में से 1784 में, देखो 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आप लोग डाल दीजिएगा। राजा राम मोहन राय साहब के बारे में तो कहा है मैंने, 1815 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया। 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना जो किया गया। 1816 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया। 1828 में इनके द्वारा जो है 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया। 1829 में यह सती प्रथा को समाप्त कर देंगे। 1830 में अकबर द्वितीय इनको अपने दरबार में बुलाएगा, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इनको ब्रिटेन भेज देगा। फिर जब उन्होंने हाँ कर देंगे तो अकबर द्वितीय के द्वारा जो मुगल शासक था वही राजा राम मोहन राय को साहब को राजा की उपाधि देगा। पहले इनका नाम केवल राम मोहन राय हुआ करता था, राजा एक उपाधि हुआ करती थी जो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय साहब को दिया गया। 1833 में विस्ट्रल जो कि ब्रिटेन में एक शहर है, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। और आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज को इन्होंने आगे बढ़ाया था। ब्रह्म समाज का नेतृत्व आगे चलकर जो है द्वारिकानाथ टैगोर ने यहाँ पर जो संभाल लिया था। इसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे हुए देवेंद्रनाथ टैगोर ने यह पूरा कार्यभार संभाल लिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में फिर आप सभी जानते हैं केशव चंद्र सेन
और फिर बिल्कुल पूरी तरीके से विवाद खड़ा हो गया और अलग अलग में ब्रह्म समाज देखने को यहाँ पर भारतवर्ष में मिलती है। सो आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए सवाल नंबर 9 पर चर्चा करते हैं और सवाल नंबर 9 हमें देखने को मिलेगा, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हो गया था। सो सीधा आंसर बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। किस पर? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। इस युद्ध के बाद में यह बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। कब हुई थी सालबाई की संधि? 1782 में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तब यह बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। मैं आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा बक्सर का युद्ध। आप सभी जानते हैं 1764 में भारत में बक्सर का युद्ध देखने को मिला। अब हम पढ़ चुके हैं किसी किसके बीच में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध भी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट अभी सवाल पर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 10 पर हम लोग बात करेंगे। ताजूर नहीं, तंजाउर, ठीक है, तंजाउर होगा ये, तंजाउर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए बना के लाए। तंजाउर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजराज प्रथम साहब के द्वारा। चोल डायनेस्टी से यह संबंधित हुआ करता था। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। तंजाउर के फेमस टेम्पल राजराज प्रथम ने बनाया था। आप कमेंट सेक्शन में आप सभी को जवाब देना है कि तंजाउर मंदिर भारत के किस राज्य में है। इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आइए बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। तो सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुद्दुर कहां पर स्थित है? आप सभी जानते हैं इंडोनेशिया। कहां पर देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडोनेशिया में। हमें सबसे बड़ा यहाँ पर टेम्पल, यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 11-12 पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा घंगर नदी के तट पर है? अब घंगर नदी के तट पर है, आप सभी जानते हैं लोथल। लोथल तो भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। कहां पर है? भोगवा नदी के तट पर। तो यह तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल गुजरात में देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो आप सभी जानते हैं कि सिंधु नदी के तट पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, का हड़प्पा रावी नदी के तट पर देखने को मिलेगा। यह ही हमें घंगर नदी के तट पर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। आइए सवाल नंबर 13 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 13 फिर से माफी चाहूंगा, वही का वही सवाल आ गया। अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी ही सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के लिए मैंने कहा था कि मैराथन बस कल ही डलने वाली है मैराथन क्लास, और आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लान ये भी किया है कि मैंने ऐसे 30 जो हम लोग ऑफलाइन में थोड़ा डिप्थ में जो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन में पढ़ाता हूँ मेरी बैचों में, जितने भी हमारे पास ऑफलाइन बैच होती है, अब मैंने ये प्रयास किया है। देखो मैं आपको थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकता, जितने भी यूट्यूब पर देखने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी से पहले तो माफी चाहूंगा, थ्योरी तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ऑफलाइन में ही फिर क्या रहेगा। सो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज जरूर करा दूंगा, वादा करता हूं। एमसीक्यू मैं आपको टॉपिक वाइज करा दूंगा। 1 या 2 दिन में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर कि मैं एक सिलेबस लेकर आऊंगा, पहले सिलेबस समझाऊंगा और बारी बारी से आप लोगों को स्टैटिक के टॉपिक एमसीक्यूज के फॉर्म में सब कुछ करा दूंगा। तो जितने दिन बचे हैं तो सारा स्टैटिक चलेगा। बाकी प्रैक्टिस सेट में तो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बट अगर इतना कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कहां से देख रहे हैं, देवास जिले से देख रहे हैं या देवास जिले से बाहर से कहीं से इस क्लास को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जिले का नाम डालना जरूर भूले। जिले या राज्य से बाहर अगर क्लास कोई देख पा रहा है तो वो उसका भी नाम डाल सकता है। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल हमें देखने को मिलेगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें कब देखने को मिलेगा? 8 मई को। कब देखने को मिलेगा? हर साल 8 मई को रेड क्रॉस हमें देखने को मिलेगा। हम लोग जानते हैं रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में हुआ था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा अंतिम सवाल आप सभी का होमवर्क में, 25 से शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन स्थल है, इसमें से कौन सा आयोजन स्थल है? फ्रांस, यूएसए, इटली या चीन? इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं और ये क्लास अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, इससे नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी से प्राप्त हो।
और आप सभी अच्छे से पढ़ो। आप सभी की परीक्षा के प्रति शुभकामना हमारी तरफ से। मैंने कहा है कि जून के सेकंड वीक में हमें एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो एडमिट कार्ड रहेंगे हमें 27-28 जून के लगभग में भारतीय सेना की परीक्षाएं इसी अगले महीने में हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मिलूंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 59 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।